नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो एडमिट कार्ड है ऑलरेडी आ चुके हैं, डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, पेपर होने वाले हैं, 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे सभी बच्चों के एग्जाम। तो अब हमारी प्रैक्टिस की बारी है। बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें क्या है, आज की क्लास में, आज की जो मैराथन क्लास है हिंदी की, इसमें 100+ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत बहुत काम की वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सीधी बात, नो बकवास में सीधा हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्या कह रहा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। बेसिकली ये तो अवयव की डेफिनेशन ही है। ये तो अवयव होता है। अवयव में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वो तो अवयव होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवयव। और यहाँ पे भी देखेंगे तो अवयव की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है। और अवयव के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये आपके 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आपको भूतकाल के भेद बताने हैं। बेसिकली भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं, मतलब 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है, जैसे मोहन आया। दूसरा होता असंत भूतकाल, जैसे मैंने आम खाया। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, जैसे उसने मुरारी को मारा। ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। अपूर्ण भूतकाल, सुरेश गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। और संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, ये भूतकाल को भूत शॉर्टकट में लिखा है तो घबराना नहीं है, ये सेम ही है। तुमने गाया होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, डाउट रहता है, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु हेतु मद भूतकाल, जैसे मैं आता। ये क्या है, भूतकाल के 6 टाइप है। ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये 6 टाइप हमने देख लिए। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये 6 टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन्हें जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, बात का धनी। बात का धनी मुहावरा जो है, इसका अर्थ बताना है। बेसिकली जो बात का धनी मुहावरा होता है, इसका जो अर्थ होता है वादे का पक्का। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो आपके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में। तो जैसे कि अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का मतलब होता है अधिक बुद्धिमान। उबल पड़ना, उबल पड़ना का एकदम क्रोधित हो जाना, इसका मतलब ये होगा। कलिया दमन, मतलब दुष्टों का सिंगार। झोंक देना, इसका मतलब होता है अधिक डालना। सात घाट का पानी, कई क्षेत्र का अनुभव होना। कहते हैं ना भाई, मेरे को तो 7 घाटों का मैंने 7 घाट का पानी पी रखा है तभी ये काम कर रहा हूं, मतलब काफी ज्यादा अनुभव होना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या बोल रहा है, विद्यार्थी का संधि भेद। विद्यार्थी का संधि भेद बताना, कौन से प्रकार के संधि है विद्यार्थी। विद्यार्थी बेसिकली क्या है, दीर्घ संधि का प्रकार होता है। ठीक है। तो आपका ये क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अयादि संधि नहीं है, यण नहीं है, गुण भी नहीं है, दीर्घ संधि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, टुक टुक शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। टुक टुक शब्द का मतलब बेसिकली बताना है, इसका मतलब होता क्या है। टुक टुक का मतलब होता है थोड़ा टुकड़ा। क्या होता है, थोड़ा टुकड़ा। टुक टुक का मतलब होता है थोड़ा टुकड़ा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए जो है सही हो जाएगा। ये टुकड़ा थोड़ा और बाकी सारे जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए थोड़ा टुकड़ा सही है, टुक टुक का शब्द का अर्थ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका जो व्यापार और फल किस पे, कर्ता पे होता है, तो उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, उन क्रियाओं को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन भी है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। सीधी बात, नो बकवास वाली क्लास है, मतलब हम फालतू की ज्ञान नहीं लेने। जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीधा आपकी प्रैक्टिस हो रही है इस क्वेश्चन से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग में नहीं बना है। मतलब प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। उपसर्ग सबको पता है, जो शब्द के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और लास्ट वाला प्रत्यय होता है। तो प्रति उपसर्ग किसमें नहीं है, हमें यह पहचानना है। ठीक है। तो
आप देखेंगे प्रति इसमें भी उपसर्ग है, ये भी आदता है तो प्रति हो जाएगा, ये भी प्रति इसमें उपसर्ग है, पर प्रकाश में प्रति उपसर्ग नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश में प्रति उपसर्ग नहीं है तो हमें जो नहीं वाला ही पहचानना था, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये साइड में आपका डिटेल आंसरिंग बॉक्स है, आप इसे रीड कर सकते हैं। रीड करने से आपको क्या थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में, इसलिए हमने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विलोम शब्द का युग्म गलत है। मतलब कौन सा शब्द है ना, विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, मतलब जैसे जटिल का सरल ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। धूप का छांव ये भी सही है, अंत का आदि भी बिल्कुल सही, तीव्र का प्रकाश नहीं, अंधकार का प्रकाश होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब हमें गलत वाला ही पहचानना है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गलत वाले में से। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। भाई कौन सा वाक्य है, ठीक है। वाक्य के प्रकार होते हैं संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, तो इसमें देखिए क्या बोला, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। इसमें बेसिकली मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, ये दो वाक्य आ गए, तो बेसिकली ये मिश्र वाक्य का पार्ट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, विधानवाचक वाक्य और सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ, वाक्यों को वर्गीकरण के अनुसार दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। रचना के आधार पे होता है और अर्थ की दृष्टि के आधार पे। और रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। अब कौन से प्रकार की संज्ञा है, अब देखिए यहाँ पे मित्रता आ गया, मित्रता होती है, मिठास होती है, ये सब क्या है, एक भाव को प्रकट करती हैं, तो कौन सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक नहीं है, भाववाचक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं भाववाचक संज्ञा के, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मित्रता, मिठास, ठीक है। जैसा भी बताया भी था मैंने आपको मिठास, तो ये आपको क्या है, कुछ और एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको जो सही वाक्य है वो पहचानना है। आपको देखिए, आपका पत्र से धन्यवाद सहित मिला, ये सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, तो ये शुद्ध वाक्य कैटेगरी में नहीं आएगा। मेरा नाम आनंद कुमार है, ये बिल्कुल सिंपल और शुद्ध वाक्य है, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं कैसे गलत है। रेलवे के कर्मचारी की कई गिरफ्तारी हुई, ये भी सेंस नहीं बन रहा। मेरा नाम श्री प्रकाश कुमार जी है, ठीक है, ये भी नहीं, श्री प्रकाश कुमार जी मेरा नाम है, ये होता तो ये सही हो जाता, पर ये भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, शुद्ध वाक्य खाली एक है, मेरा नाम आनंद कुमार है, सिर्फ सिंपल सा हमें पहचानना था, तो सिंपल वाक्य शुद्ध जो होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कि सारे सही है, इसमें पहचानू क्या, तो आपको जो नॉर्मल वाक्य हो ना, सिंपल सा लगे, उस पर टिक करके आना। जैसे आपको मेरा नाम आनंद कुमार है, सिंपल सा लग रहा है, तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, फोकस रखना है एग्जाम के टाइम पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं अब। 12वां कह रहा है, खग का समानार्थी शब्द बताइए, मतलब आपको पर्यायवाची बताना खग का। खग क्या होता है, बेसिकली पक्षी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, पक्षी को, तो पक्षी आपका बिल्कुल सही वर्ड, सही आंसर हो जाएगा। पक्षी का समानार्थी या फिर पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है खग। शिव नहीं है, घास नहीं है, तारा भी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड गाइज। और शिव का पर्यायवाची महादेव है, तारा का नक्षत्र है, घास का दूब समानार्थी हो जाएगा, ठीक है, घास को दूब भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि बोलते हैं। अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिला दिया जाए तो विकार से कौन सी संधि उत्पन्न होती है, संधि का प्रकार बताना है। ये आपकी हो जाएगी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलाते हैं तो विकार विसर्ग संधि उत्पन्न होती है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब संधि भी तीन प्रकार की होती है, मैं आपको बता देता हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो हमारा आंसर विसर्ग संधि था, और स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में ये भी दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि की डेफिनेशन ये है, स्वर और व्यंजन के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप इसे भी रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप देख लेते हैं। द्विगु समास का पूर्व पद कैसा होता है। अब द्विगु समास का पूर्व पद कैसा होता है, विशेषणात् बोधक, गुण बोधक, भाव बोधक, संख्या बोधक। तो हमें पता है द्विगु समास क्या है, संख्या बोधक होती है, इसमें संख्याएं होती है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे भी सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह, चौराहा 4 राहों वाला, सप्ताह मतलब 7 दिन, नवरात्र मतलब 9 रातें। ठीक है, तो ये है ना, पूर्व पद आप देखेंगे ना, पहला जो पद है उसमें कुछ संज्ञा को मतलब संख्या को दर्शाता है, तो ये संख्यात्मक होता है, तो इसलिए संख्या बोधक हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सिलाई शब्द का तत्सम रूप क्या है। सिलाई शब्द का तत्सम रूप बेसिकली क्या है, शलाका है, तो सलाका आपका ये बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। और शिला नहीं है, सिलाई नहीं है, धागा भी नहीं है, सलाका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई विल अगेन रेफर यू, अगेन सजेस्ट यू, आप अगर ये जो डिटेल आंसरिंग बॉक्स है इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते रीड करके, क्योंकि हम ओनली आपकी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, प्रैक्टिस के मोटिव से आपकी ये क्लास बनाई जाती है जो मैराथन क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हम सब शिमला जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद है, कौन सा है। बेसिकली सर्वनाम तो इसमें क्या है, हम सब हो जाएंगे, कौन सा सर्वनाम है ये, संख्या सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बेसिकली इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमसे, मुझको, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम टाइप होते हैं, इन सबका यूज हो जाएगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा या रट लीजिएगा, पेपर आपका नजदीक है। क्योंकि 17वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पतीले में बहुत दूध है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित विशेषण बताइए। अब विशेषण बताना है, कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, क्या है इसमें। अब इसमें बहुत दूध है, एक्चुअल इसमें बताया नहीं कि कितना दूध है, बहुत है तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण इसमें झलक रहा है, तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके बाद निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है, 2 शेर 10 हाथ जगह, ये सब निश्चित परिणामवाचक के उदाहरण है। और अनिश्चित परिणामवाचक के उदाहरण क्या है, बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, ये अनिश्चित परिणामवाचक के उदाहरण है, तो आप ये भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। अब मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमने तो सुना है ना, अंधों में काना राजा, है ना, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, तो एक मुहावरा टाइप से भी हम कह सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है, अंधों में काना राजा का मतलब ही होता है मूर्खों में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी भी यहाँ पे दे रखे तो मैं यही बता देता हूँ, चिराग तले अंधेरा इसका मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखती। ठीक है, और होनहार विरवान खेत होते चिकने, मतलब होनहार बिरवान के हो चिकने पात, इसका मतलब है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, वाक्य के अंत में लगे विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये क्या होता है, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, मतलब विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, कालीन, जागीर, भक्त, मजदूर। तो ये जो भक्त है ना, ये विदेशी शब्द नहीं है, ये देशी शब्द है, बाकी सारे विदेशी शब्द है। ठीक है, देश विदेशी शब्द होते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तत्सम तद्भव ये सब। ठीक है, तो क्वेश्चन सी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1 मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, जो नया आया हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जो नया आया हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नवांगतुक। क्या बोलेंगे, नवांगतुक। तो नवांगतुक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नया आया हुआ हो। ऑप्शन डी आपका सही है, नवीन नहीं होता, नवचर भी नहीं है, नवगामी भी नहीं है। अब कुछ अभी आपके जो क्वेश्चन है ना, इस पे बेस्ड है, इस पैराग्राफ पे, तो आपको एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, देन आपके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं।
ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है अभी तो हमारे पास पीडीएफ में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक वीडियो देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला, अगेन आई विल टेल यू गाइस, क्योंकि अगर आप अभी मिस कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट गाइस। ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी ये पैराग्राफ। जोड़े के दिन थे, मतलब जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्र में मस्त थे, मतलब निंद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यह यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचर से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नींद के प्रभाव की जगह गाड़ियां की गड़गड़ाहट तथा मोहल्ले का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन टोटल 21 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या कह रहा है। गद्यांश के आधार पर मुंशी वंशीधर के स्वभाव की विशेषता बताइए। अब हमने देखा गद्यांश के कार्यकुशल तथा उत्तम आचर वाले व्यक्ति थे, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कतार शब्द का क्या अर्थ है? कतार बेसिकली क्या है? लाइन को बोलते हैं, पंक्ति को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? मुंशी वंशीधर ने अफसरों को किस माध्यम से मोहित किया था? अपनी बात बनाने की कला के माध्यम से? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अपने अद्भुत व्यक्तित्व के माध्यम से? नहीं। अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार के माध्यम से? बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25वां। गद्यांश का उचित उचित शीर्षक बताइए। कुल गोलमाल? ऐसा तो नहीं है। घोड़े की सवारी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, या दरोगा जी? दरोगा जी का काफी ज्यादा जिक्र होता है, तो दरोगा जी इसका आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां। 26वां क्या कह रहा है? मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बेसिकली क्या होता है? बुरी तरह हारना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 का कह रहा है, का किस कारक का परसर्ग है? बेसिकली हमने पढ़ता है कर्ता ने कर्म से, कारण के लिए, संपादन से, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, तो कारक के बारे में। तो कारक के बारे में ही आपको बताना है, का किस कारक का परसर्ग है? तो का बेसिकली है संबंध का के की, आता है ना, संबंध का के की, तो संबंध का परसर्ग का होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का के की हो, रा रे री हो, ये संबंध के ही परसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बेसिकली कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? अकर्मक क्रिया को बताना है। बेसिकली पीटना नहीं होता, मारना भी नहीं, दबाना भी नहीं। दबना, दिबना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और पीटना, मारना, दबाना ये सभी सकर्मक क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या है? उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लास का संधि विच्छेद में उत प्लस लास, तो उत प्लस लास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल का आपका करेक्ट हो जाएगा, उल्लास का संधि विच्छेद। ठीक है, ये थोड़े ऐसे ही होते हैं संधि विच्छेद, घबराना नहीं है कि सर आप कहीं गलत तो नहीं बता रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। आप एक बार संधि विच्छेद पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगेन आई विल टेल यू, वी आर नॉट हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हम आपकी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से ये क्लास मैराथन क्लास लाई गई है। ठीक है, सो सीधी बात नो बकवास में क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बेसिकली क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची नहीं है वो बताना। पुष्कर तो एक फूल का पर्यायवाची होता है, तो यही नहीं होगा। बाकी तो निकेतन, सदन, निलय ये सारे घर के पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है? गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ग्राम में कौन सा प्रत्यय है? ग्राम में प्रत्यय बताना है कौन सा है।
तो ग्राम में जो प्रत्यय होगा बेसिकली या है, ग्राम प्लस या, तो आपका जो या है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम चलते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अगेन शुद्ध वाक्य आ गया है। राम और सीता वन में थी, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। उसे वहां नौकरी पा गई, ये भी गलत है। राधा दरवाजा खोली, ये भी गलत है। मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राधा ने दरवाजा खोला या होना चाहिए, उसे वहां नौकरी मिल गई होना चाहिए, राम और सीता वन में थे होना चाहिए, तो ये तीनों गलत है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, अब किसी को जीतने की चाह, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द क्या होगा? जिगीशा। जिगीशा का मतलब होता है किसी को जीतने की चाहत, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिलाषा का मतलब बेसिकली इच्छा होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जिजीविषा, जिजीविषा का बेसिकली अर्थ होता है जीने की इच्छा। और इष्पा, इष्पा मतलब कार्य करने का उद्देश्य, इष्पा का मतलब होता है कार्य करने का उद्देश्य। पर हमारा जो अभी आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी ही क्या होगा? जिगीशा का मतलब होता है जीने, किसी को जीतने की चाह। आप क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 में चलते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकायुक्ति का आशय है, इसका मतलब क्या है? अवसरवादी लोग मौके पर धोखा दे देते हैं, नहीं ये तो नहीं है। कृषि और वर्षा का अटूट संबंध है, नहीं। अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है, मतलब वही है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने मतलब उस बारिश का क्या फायदा जब कृषि मतलब जो फसल है सूखी गई, तो ये अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब आपको जो नूपुर लिखा है ना, नूपुर का शुद्ध शब्द बताना है। नूपुर में ये गलत होता है, बेसिकली नूपुर ऐसे ही लिखते हैं, नूपुर। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चल दिए। क्वेश्चन नंबर 36 बेसिकली क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो हमें तत्सम शब्द बताना है। बहन नहीं है, फूल नहीं है, बंदर नहीं है, बिंदु। बिंदु क्या एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और बाकी ये जो है बहन फूल बंदर, ये तद्भव शब्द है। कौन से हैं? तद्भव है। सो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 37 बेसिकली क्या कह रहा है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में बेसिकली क्या है? सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस कार, तो संस्कार हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सुगम का विलोम बताइए। सुगम का विलोम होता है अगम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? पुरातन नहीं, पुरातन नहीं है। प्यास, बिल्कुल प्यास एक तद्भव शब्द है। पुस्तिका पौत्र ये नहीं है, जो तद्भव शब्द है ये प्यास हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के ये जो शब्द हैं पुरातन पुस्तिका पौत्र, ये जो शब्द हैं आपके ये तत्सम है, तद्भव खाली प्यासी है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? अब सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना एक बेसिकली एक समूह को डिनोट करते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, जैसे आर्मी की पूरी एक सेना है। ठीक है, और जल सेना, अगर सॉरी आर्मी के अलावा नेवी की एक पूरी सेना है। तो ये क्या है? सेना एक समूह को डिनोट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समूहवाचक है। समूहवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? भाई अति का उपयोग किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना। अतिथि, आ प्लस तिथि होता है, तो इसमें ही नहीं हुआ है। ठीक है, अति अधिक ये तो है, अति अति और यंत, अति रिक्त, तो ये सब में तो अति का उपयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें नहीं हुआ है हमें वही फाइंड करना था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीत क्या है? स्फूर्ति मतलब क्या होता है? चुस्ती,
और चुस्ती का विपरीत होगा आलस, तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमें वही समझाना है। बल्कि अब मैं इसका भी बताता हूँ, परोक्ष का जो विलोम शब्द होता है, विपरार्थी होता है, उसका होता है अप्रोक्ष, विगत का होता है आगामी, और उर्वक का होता है अनूर्वर। क्या होता है? अनूर्वर। तो आपके इनके भी पता चल गए, और इसका आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन डी आलस से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ अब चलते हैं हम। दिए गए विकल्पों में से गरल का विपरार्थी शब्द बताइए। गरल मतलब आपको इसका उल्टा शब्द बताना है। गरल का विपरार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। क्या होता है? गरल का विपरार्थी सुधा होता है, ठीक है। और करुण का बेसिकली अकरुण हो जाता है, और वक्र का विलोम होता है ऋजु। तो गाइस आपको हमें गरल का पता करना है, गरल का क्या है? सुधा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 बेसिकली हमसे क्या करें? दिए गए विकल्पों में से अथ का विपरार्थी बताइए। मतलब अगेन विलोम शब्द बताना है अथ का। अथ का विलोम शब्द होता है इति। क्या होता है गाइस? इति। तो इति इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन सा पानी का पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची बताना। पानी का पर्यायवाची तो नीर है, अंबु, ओके, ये सारे वही लग रहे हैं, तो नीर है, ये है। पानी का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो नीर होता है, अंबु होता है, सलिल होता है, वरुण। वरुण पानी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। वरुण बेसिकली क्या है? ग्रह का पर्यायवाची है। सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं, ग्रह का नाम होता है। जो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 में से एक वरुण है, एक अरुण है, तो उसी में से ग्रह का एक नाम है, तो ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे पानी के पर्यायवाची है, तो वरुण आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमें जो नहीं है वही पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्या कह रहा है? कक्षा शब्द किन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा बेसिकली किसमें? कक्षा में क्या एक समूह को डिनोट करता है, क्योंकि उसमें काफी सारे विद्यार्थी का एक समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता आदि, ठीक है। बाकी व्यक्तिवाचक के भी कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता आदि, मतलब किसी का नाम होगा। जातिवाचक संज्ञा एक संपूर्ण जाति को डिनोट करे, गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष। और द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी आदि। भाववाचक संज्ञा मूर्खता, बालकपन, सुंदरता, विद्वंता, वैद्यता आदि। तो ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल है, ये भी रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का इति प्लस आदि होता है, तो इति प्लस आदि ऑप्शन जो आपके सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इति प्लस आदि। और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ये आदि है, इत प्लस आदि है, तो ये सारे गलत हैं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या कह रहा है? गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात नेपाल में चीन का डैश असामान्य रूप से फैला है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के काठमांडू में एम डैश एफएम रेडियो स्टेशन भी खोला है। यहां से पूरे नेपाल में डैश प्रसारित किया जाएगा, ठीक है। अब जो ये डैश है ना, इन्हें हमें फिल करना है, तो इसमें क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं, नेपाल में चीन का आतंक, इधर क्या आ जाएगा? आतंक असामान्य रूप से फैला है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के काठमांडू में डैश मतलब काम चलाऊ, क्या हो जाएगा? काम चलाऊ गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 48 अगेन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं? गौरतलब है कि माओवादियों ने के सत्ता में आने से पश्चात नेपाल में चीन का डैश असामान्य रूप से फैला है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के काठमांडू में डैश एफएम रेडियो स्टेशन भी खोला है। यहां से पूरे नेपाल में डैश प्रसारित किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा? चीन का प्रभाव यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे स्थानीय आएगा, और यहाँ पे कार्यक्रम आएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो आप अब रीड करेंगे तो बिल्कुल सेंसेबल बनेगा आप जो
फिल इन द ब्लैंक्स है। आप क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दिए गए वाक्यों का सही काल निर्धारित कीजिए। वह सो रहा था, ये कौन सा वाक्य है? इसमें से पहला देख लेते हैं, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संभव भविष्यति काल, ये तो नहीं हो सकता। पूर्ण वर्तमान काल भी नहीं है, ये भूतकाल की बात हो, सो रहा था आ रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है। सही वाक्य, सही विकल्प का चयन करें, मतलब जो शुद्ध नहीं है, जो गलत है, उसे पहचानना है। कभी ना कभी तो सच बाहर आना ही था, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जरूरत में ज्यादा खर्च करना दरिद्रता को नियंत्रण नियंत्रण देने जैसा है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी झूठ ना बोला हो, तो ये आपका क्या है, ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी झूठ नहीं बोला, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल, हमें अशुद्ध पहचाना, तो ये आपका अशुद्ध वाला है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सारे क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या कह रहा है, शब्द दुरात्मा समास किस श्रेणी में आता है? दुरात्मा बेसिकली क्या है, बहुवृद्धि समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, बहुवृद्धि समास के अंतर्गत, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी के अंदर आता है? अब पुराना विशेषण के जो भेद है उसमें किस श्रेणी के अंदर आएगा? तो आपका जो ऑप्शन डी है, गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा, क्योंकि ये गुण बता रहा है कि पुरानी चीज है, जैसे पुराना, नया, तीखा, पतला, छोटा, बड़ा, सुंदर, कोमल, चौकोर, ये सारे किस में आएंगे, ये उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 क्या कह रहा है आपसे, इनमें से क्या हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश नहीं है? ठीक है, जो हिंदी शब्दावली में प्रयोग नहीं होता है। आंखें दिखाना, ये तो यूज होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आंखें समझना, ये कोई सेंस नहीं बन रहा, तो यही आपका आंसर है, इसका यूज नहीं करते। आंखें सेकना, आंखें तरेरना, ये सारे यूज होता है, तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो यूज नहीं होता वही पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 54, 54वां क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है? तो एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या है, समान हो। जल, जल चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, वो सेम ही रहेगा। कली कलियां हो जाता है, रोटी की रोटियां हो जाता है, गुड़िया का गुड़िया हो जा गुड़ियाएं हो जाएगा, ठीक है, या गुड़ियों हो जाएगा। तो मतलब आपका ए है एक वचन या बहुवचन, दोनों में जल समान रहता, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस का वाक्यांश का अर्थ ध्यान ना देना होता है? ठीक है, ध्यान ना देना का मतलब क्या है, कौन सा वाक्य बताया? कान भरना, नहीं ये नहीं होगा। कान पकाना, ये भी नहीं है। काम पर जू ना रेंग, कान पर जू ना रेंगना, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, कान पर जू नहीं रेंगनी, रेंगनी उसके, ये सुना भी होगा आपने। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56, वह इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु इन सबके लिए श्रम अथवा परिश्रम डैश होती है। क्या होती है? आवश्यक, इंपॉर्टेंट होती है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सही बैठ रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभाजक अवयव नहीं है। भाई डैश विभाजक अवयव नहीं है, क्या होता है डैश विभाजक अवयव को नहीं होगा? अथवा तो है, नहीं तो भी है, की भी है, अतएव, अतएव क्या है, विभाजक अवयव नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये संयोजित अवयव है, जो दो वाक्यों का कार्य, व्यापारों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। एक दशक से अधिक वर्षों की राजनीति उपेक्षा के कारण यह एक गंभीर रणनीति डैश बन गई है। क्या बन गई है, कमजोर बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप रीड किया करो, जितना ज्यादा रीड करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उससे ही आपके क्या है, क्वेश्चन समझ आएंगे, तभी होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने एक बार वीडियो देखी काम हो गया। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और रिपीटेशन जितनी ज्यादा होगा उतना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पद बंद है, मतलब कौन सा पदबंध है यहां कोई जो मेरा सामना कर सके। अब एक क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। बेसिकली क्या है, सर्वनाम की बात करें, है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। यहाँ कोई जो है कि सर्वनाम को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तो आलू बेसिकली पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी, कैंची, कुली ये नहीं है, ये आपके नॉर्मल है, ये तुर्की भाषा के शब्द है। और ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन सी भाषा का है। जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कैंची व कुली ये दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इसका आपका 60 का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61। जिन क्रियाओं में जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे डैश क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया बोलेंगे, उसे बोलेंगे विधि क्रिया। कौन सी, विधि क्रिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है। भाई अर्थालंकार कौन सा नहीं है, यमक, उपमा, रूपक या अतिशोक्ति। यमक अलंकार अर्थालंकार नहीं होता है, बाकी सारे क्या हैं, ये बाकी सारे अर्थालंकार है, ये शब्दालंकार होता है यमक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अवयव है। ठीक है, इसलिए, किंतु, क्योंकि, फलत है। किंतु क्या है, विरोध दर्शक है, किसी से क्वेश्चन या फिर विरोध करने के लिए यूज किया जाता है किंतु। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64वां देखिए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ भूख लगना है। पेट में बात ना पचना, नहीं ये नहीं है। पेट में दाढ़ी आना, ये भी नहीं है, मतलब दाढ़ी होना। पेट में आग लगना, ये बिल्कुल, पेट में आग लगना या फिर चूहे कूदना पेट में, ये दोनों का मतलब क्या होता है, भूख लगना होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। ये 65 है। 65 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। ठीक है, अब इसमें घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़। तो बेसिकली संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, घर के आंगन में लगे पेड़। ये पूरा क्या है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 66वां देखिए। यह डैश शीशा है जिसके आर पार देखा जा सकता है। यह क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है, तो पारदर्शी शीशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। डैश ने परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, परीक्षक ने, निरीक्षक ने या शिक्षक ने या अधीक्षक ने। इन्विजिलेटर जो होता है ना, वो पेपर कंडक्ट कराता है, मतलब निरीक्षक जो होता है। तो निरीक्षक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निरीक्षक ने ही नकल करते हुए पकड़ा होगा परीक्षा में उसे। ठीक है, तो निरीक्षक सॉरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। गति जीवन का लक्षण है किंतु ठहराव डैश का है। मतलब ठहराव कब होगा, ठहराव जब मृत्यु हो जाती है तो ठहराव हो जाता है। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है। यह बालक इतनी अल्पायु में ही अत्यंत मेधावी है। मेरा आशीर्वाद है कि यह डैश हो, क्या हो, दीर्घकाय, दीर्घायु, दीर्घसूत्री या दृष्टांते। तो आपका दीर्घायु ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आशीर्वाद देते हैं ना कि आपकी दीर्घायु, आशीर्वाद है कि यह दीर्घायु हो, मतलब लंबी आयु हो इसकी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। परीक्षा में राम नरेश की प्रथम श्रेणी आई, देखकर उसके साथी दंग रह गए। ठीक है, अब इसका मतलब घबरा गए, भयभीत रह गए, आश्चर्य में पड़ गए या फिर चिंता होना। तो बेसिकली दंग रहना का मतलब क्या है, आश्चर्य में पड़ गए। तो यही मतलब बताना था इसमें। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है। अकबर बीरबल विनोद नामक पुस्तक पढ़कर आदमी लोटपोट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा,
क्रुद्ध होना, लेटने लगना, गिर पड़ना, बहुत प्रसन्न होना। तो लोटपोट का मतलब बताना इसमें, तो लोटपोट का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। तिलहनों का व्यापार करने से नागेश की तरक्की चमक उठी। चमक उठी का मतलब बताना आपको। मस्तक ऊंचा करना, नहीं ये नहीं है। भाग्योदय होना, बिल्कुल, मतलब भाग्योदय मतलब उसके तो क्या है, उसकी किस्मत खुल जाना। तो भाग्योदय हो जाना ही क्या है, तकदीर चमक उठती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें सीक्वेंस से लगाना है, ये जो नाम दे रखे हैं ना, अब देखिए सीक्वेंस लगाते हैं। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आता है आपका और अस्वस्थ मानव की बुद्धि, इसके बाद ये आ जाएगा वाह पहले नंबर पे। फिर इसके बाद आ जाएगा मंद, अस्वस्थ मानव की बुद्धि मंद हो जाती है जिससे, मतलब फिर दूसरे नंबर पे यह आ जाएगा जिससे कि स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। तीसरे नंबर पे यह आ जाएगा। चौथे पे स्मरण शक्ति के चले जाने से, फिर चौथे पे यह आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपका ये किस में है, पहले नंबर पे वाह, दूसरे पे या हो, तो पहले पे वाह दूसरे पे आ इसमें है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेंसेबल बनेगा। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक नहीं रहती और स्वस्थ मानव की और अस्वस्थ मानव की बुद्धि मंद हो जाती है जिससे उसकी स्मरण करने की शक्ति खत्म हो जाती है तथा स्मरण शक्ति चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती है। तो ऐसे आपका बिल्कुल सीक्वेंस सेंसेबल आपका मीनिंग जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें करनी है आपको, सीक्वेंस से लगाना है। दीपावली के पुनीत पर्व पर, दीपावली के पुनीत पर्व पर, इसके बाद क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका गणेश लक्ष्मी की पूजा। इसके बाद आ जाएगा गणेश लक्ष्मी की पूजा, साथ जुड़े हुए और दर्दनाक जुए का अंत करना चाहिए। और लास्ट में आपका आ जाएगा अन्यथा यह असाध्य रोग भावी। तो आपका ये ऐसे सीक्वेंस बनेगा, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसे पढ़ते हैं एक बार सेंसेबल बनने के बाद। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दीपावली के पुनीत पर्व पर गणेश लक्ष्मी पूजा के साथ जुड़े हुए दर्दनाक जुए का अंत करना चाहिए, अन्यथा यह असाध्य रोग भावी पीढ़ियों के लिए कष्टदायक होता है। ठीक है, लास्ट में ये आ जाएगा। तो होप आपको ये अच्छे समझ आ रहा होगा। ये ऐसे है ना, ऐसे आप एक बार पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी बार रिपीट करेंगे ना, रिपीटेशन जितनी बार होगा, रिपीटेशन से ही आपको नॉलेज बढ़ेगी। जितना ज्यादा हो सके उतनी बार इस वीडियो को देख के आप दोबारा दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, अपने मन से पढ़िए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूं कि एटलीस्ट अपने मन से तो पढ़ो, कुछ तो करो, तब ये पेपर क्लियर होगा। इजी आज की दुनिया में कुछ नहीं होता, सब में काम है। फ्री में पैसे आपको कोई नहीं देगा। आपको नौकरी भी मिल रही है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके अलावा है ना लाखों बंदे लाइन में खड़े हुए हैं। अगर आप भी लाइन से हट जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपके लाइन से हटने से आपके परिवार को फर्क पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके इस पर घर को फर्क पड़ेगा। तो गाइज डू स्टडी अगेन, आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, अब देख लेते हैं। चार विकल्प दिए, इनमें से सही विकल्प चुनना है बेसिकली। ठीक है, मतलब विलोम शब्द बताना है, चार विकल्प में से एक। तिरस्कार का विलोम शब्द बताना। तिरस्कार का बेसिकली विलोम शब्द जो होता है ये होता है सम्मान। तिरस्कार मतलब बेइज्जती करना, सम्मान मतलब इज्जत करना। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप स्वागत का क्या होता है, ठीक है, स्वागत, अतिथि प्रशंसा। ठीक है, स्वागत का होता है दुत्कारना, स्वागत। और अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि जैसे हमारा आतिथ्य, मतलब कोई मेहमान होता है। ठीक है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो मेहमान ना हो। प्रशंसा का क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब काल्पनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके जो विचार है, विचार का होता है अविचार। नैसर्गिक का हो जाता है कृत्रिम। ठीक है, इनके ये विलोम शब्द हैं। ठीक है, ये बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट ऑल्सो, आप ये भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में तीन भाग में दिए हुआ है, जिसके किसी भाग को गलती हो सकती है। जिस भाग में गलती हो उसके अनुक्रम एक, ए दो,
3 के चयन करके कोई गलती ना हो तो उसका उत्तर 4 होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें गलतियां बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 75 तक कर लिए हैं, 76 की बारी है ये। तो ये 76। ठीक है, अब गलती बताने की, गलती है तो बता दो, नहीं है तो कुछ लास्ट ऑप्शन है ही कि कोई गलती नहीं है। हरी भरी घास पर ओस की बूंदे ऐसे प्रतीत होती हैं, बूंदे ऐसे प्रतीत होती हैं मानो सुंदर चमकीले मोती हों, कोई गलती नहीं। ऐसे बताने कोई गलती है या नहीं है। अब इसमें ये जो ऐसे प्रतीत होती है, प्रतीत देखिए, प्रतीत हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो आपका ऑप्शन ए बी है ना, ये गलती है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रतीत लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, ये अशुद्ध है, तो ये गलती इस बी वाले ऑप्शन में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 77 अब देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, पेड़ों की ऊंची चोटियों पर छूती हुई सूर्य की किरणें अद्भुत शोभा प्रदान करती हैं, या फिर कोई गलती नहीं। अब इन चार ऑप्शन है, चार में से देखना है कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है। देखो, पेड़ों की ऊंची चोटियों पर छूती हुई, पेड़ों की ऊंची चोटियां पर छूती हुई, ये थोड़ा है ना अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सही नहीं है। इसमें देखिए अशुद्ध क्या है, इसमें देखते हैं, पेड़ों की ऊंची पर छूटी चोटियों पर छूती हुई, वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे पर की जगह पे क्या आएगा, को आ जाएगा, तो यहाँ पे अशुद्ध क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमें इनकरेक्ट ही पहचानना है, तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो अनुकरण करने योग्य हो, मतलब अनुकरण करने योग्य हो, इसका उसे क्या बोलेंगे, अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे बोलते हैं अनुकरणी, क्या बोलते हैं, अनुकरणी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 कह रहा है, जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसे क्या बोलते हैं, निष्पक्ष, क्या बोलेंगे, निष्पक्ष, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग उल्टी सीधी हो रखी है, तो गाइस थोड़ा इशू आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलत है, तो जो मैं नंबर डाल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो जो मैंने नंबर डाले हैं वही नंबर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, तित शब्द का तद्भव है, तित का तद्भव बेसिकली होता है तीता, क्या होगा, तीता आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है, श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है, तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगार, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या बोल रहे हैं, दफ्तर शब्द है अरबी, फारसी, तुर्की या उर्दू। बेसिकली जो दफ्तर शब्द होता है आपका, ये होता है अरबी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 बोल रहा है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो होता है पूर्व, क्या हो जाएगा, पूर्व, तो ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता, मतलब पूर्व को हम पर्यायवाची भी, पूर्व को प्राची भी बोल सकते हैं, एक ही समानार्थी शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, मतलब सॉरी 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो लहर का देखिए पर्यायवाची, एक तो वीची, वीची एक लहर का पर्यायवाची शब्द होता है, तरंग भी लहर का पर्यायवाची है, हिलोर भी लहर का पर्यायवाची, बट दुकुन जो है ना, दुकुन लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, और जो नहीं है हमें वही तो पहचानना है, तो दुकुन लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो और बल्कि दुकुन का मतलब बेसिकली होता है किनारा, क्या होता है, किनारा, तो हमारा जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमें जो नहीं है वही पहचाना था। उपकार शब्द का विलोम बताना है, उपकार शब्द का जो विलोम होता है वो बेसिकली अपकार होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपकार ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आपके जो टोटल है 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहे हैं, 86 बेसिकली बोल रहे हैं कि श्री गणेश शब्द का विलोम है, श्री गणेश मतलब होता है किसी का आरंभ करना, क्या करना, आरंभ करना, तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, इति श्री, मतलब किसी का मतलब समापन करना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर
87 देखते हैं, 87। निरंतर शब्द का विलोम लिखिए। निरंतर शब्द का विलोम मतलब उल्टा बताना है। तो निरंतर शब्द का विलोम बेसिकली होता है नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है? कनक का निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, मतलब कनक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो हमें जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो सोना कनक का पर्यायवाची होता है, ठीक है। धतूरा भी कनक का पर्यायवाची है, पलाश भी कनक का पर्यायवाची। जो पर्व है, पर्व मतलब तो त्योहार होता है, त्योहार पर पर्व जो है कनक का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें जो नहीं है वही पहचानना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 बेसिकली क्या बोल रहा है? जिनके हृदय में ममता नहीं उनके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। मतलब एक शब्द बताना है उनके लिए। तो जिनके हृदय में ममता नहीं हो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम। तो याद रखिएगा, जिनके हृदय में ममता नहीं उन्हें बोलते हैं निर्मम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 90 हमारे अकॉर्डिंग 90 है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 61 है, तो हम 90 बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं, अक्षत्र, जौ और उड़द। तो हमें पता है जब तिलक लगाया जाता है तो अक्षत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? अक्षत्र। अब आप बोलेंगे सर ये अक्षत्र क्या होता है? अक्षत्र बेसिकली चावल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? चावल को। हमने देखा है ना, हल्दी और चावल का टीका लगाया जाता है। तो अक्षत्र का प्रयोग होता है, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे पर्यायवाची है छत्र चावल का, ये भी याद रख लीजिएगा। चावल का पर्यायवाची आ जाता है तो अक्षत्र लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 क्या कह रहा है? 91 बेसिकली आपको आपसे ये कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। तो देखते हैं। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ये तो अच्छा है, शुद्ध वाक्य है। तो हमारा पहले ही आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे जब पहला ही करेक्ट हो गया है तो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचाने, मतलब शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो शुद्ध देखिए, विरहिणी। विरहिणी ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। विरहणी, ये भी गलत है। विरहिणी, विरहिणी जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाता है विरहिणी। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा विरहिणी कैसे लिखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो धोबिन स्त्रीलिंग है, सुनार, हिंस, इंद्र ये सारे पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है हमसे? 94 देख लेते हैं। 94 बेसिकली कह रहा है यह कार्य उसने अपने काम किया, अपने आप किया। सॉरी गाइस, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। यह कार्य उसने अपने आप किया वाक्य में होगा निजवाचक सर्वनाम, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें किस कौन से प्रकार का सर्वनाम है बेसिकली ये आपको बताना है। तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आपको डिटेल में सर्वनाम, संज्ञा या कारक के बारे में जानना है तो हमने हमारे जो प्लेलिस्ट बना में वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। उसमें हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। स्पेशल फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है। मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोई सा भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड है, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है? विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा विशेषण है ये बताना है, ठीक है। सरपंच, पांचवा, पहुंच या प्रपंच, इसमें से विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो बेसिकली विशेषण शब्द है पांचवा होता है, ठीक है। पांचवा मतलब पांच को डिनोट कर रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है पांचवा। तो विशेषण हमारा बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। माता बच्चे को पाठ पढ़ाती है, यह कौन सी क्रिया भेद है? ठीक है, पाठ पढ़ाती है ये कौन सी क्रिया है? तो द्विकर्मक क्रिया होती है। ये कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है, अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया नहीं है, ये द्विकर्मक क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? किस वाच्य में, ऐसा कर देता हूं मैं, किस वाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है? तो भाई वाच्य बताना, कौन से वाच्य में क्रिया क्या है ऑलवेज सकर्मक रहेगी, केवल सकर्मक होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका कर्म वाच्य होता है उसमें जो क्रिया है हमेशा सकर्मक होती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्म वाक्य, सॉरी कर्म वाच्य, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, संकल्प में उपसर्ग है, संकल्प का उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो संकल्प का बेसिकली जो उपसर्ग हो जाएगा वो होता है सम। क्या होगा, सम। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 99 क्या कह रहा है, सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है। सजावट में बेसिकली जो है सज प्लस आवट, तो आवट क्या है आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर सेंचुरी का क्वेश्चन है गाइस, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देन आप वीडियो देखिएगा। निष्पाप का पर्याय, सॉरी, निष्पाप जो है इसका कौन सी संधि है, इसमें निष्पाप में संधि बतानी है आपको, जल्दी बताइएगा। इस निष्पाप में कौन सी संधि है, निष्पाप में वेरी गुड विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आंख का पानी ढलना, मुहावरे का अर्थ बताना। भाई आंख का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। आंख का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होना। क्या होगा, निर्लज्ज होना। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 क्या कह रहा है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या क्या है, मतलब रस कितने प्रकार के होते हैं, रसों की संख्या बतानी है। तो टोटल रस जो हमारे होते हैं वो होते हैं टोटल 9। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 9 रस होते हैं। और रस की एक वीडियो है, आप वो फॉलो कीजिएगा, हिंदी के लिए बेस्ट वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 103। निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावक ऋतु हम पे, सब पे श्याम सिधारे, मैं कौन सा रस है। इसमें रस बताना है, कौन सा रस है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसमें है वियोग रस। इसमें क्या बेसिकली भक्ति वियोग प्रकट हो रहा है भगवान के प्रति, तो इसमें क्या है, वियोग रस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टोटल 103 क्वेश्चन करे हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो ही पसंद आई होगी। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतनी हमें खुशी होगी गाइस। तो अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो।